अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ जो है वो आप एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, आज शो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ की, कि न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो केयर है वो कैसे की जाती है। और गर्मियों में स्पेशली जब आप न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, कहीं आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, या घर में भी बच्चों को धूप से कैसे बचा सकते हैं, गर्मी के असरात से कैसे बचा सकते हैं, तो मैं आपके साथ में ये टिप शेयर करने जा रही हूँ कि न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए आपने जो है वो जो ड्रेस का इंतखाब करना है वो आपने हल्के ड्रेस का इंतखाब करना है। और आपने जो है वो कमरे का जो टेम्परेचर है वो आपने बहुत ज़्यादा नॉर्मल रखना है, यानी कि इस तरह से रखना है कि बहुत ठंडा भी नहीं हो और बहुत गर्म भी नहीं हो। और ये जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, इनके लिए एक और टिप, बड़ी अच्छी टिप ये होती है कि आपने इनको हाइड्रेट भी रखना है, यानी कि आपने इनको जो है वो टाइमली फीड कराना है। फिर आपने इनको नोटिस करते रहना है कि ये बहुत ज़्यादा इनवाइंग तो नहीं हो रहे हैं कहीं। अच्छा जी, इसके अलावा इनके लिए, इनके हवाले से एक और टिप ये भी होती है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए कि ये जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा, कुछ लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि रो रहे होते हैं या फिर इनको जो है बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो रही होती है। तो आपने इनको जो है ना बहुत अच्छे से नोटिस करना है। और आपने नोटिस ये करना है कि जो आपका बच्चा है, यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसके साथ आप जो है वो किस तरीके से ट्रीट करेंगे। यानी कि अगर वो बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आपने डेफिनेटली उसको डॉक्टर को दिखाना है और उसका पेट भी चेक करना है। और आपने ये बाकायदा तौर पर उसकी हरकत और सकनात को चेक करते रहना है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं हम कि बच्चों को आजकल बड़ा क्रेज़ है स्विमिंग का, यानी कि सब ये कह रहे होते हैं हर घर में कि भाई हमें स्विमिंग करनी है, हमारे टाइमिंग्स होने चाहिए। लेकिन उससे पहले बच्चों को स्विमिंग पे भेजने से पहले बच्चों को स्विमिंग कराने के लिए जो है वो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि भाई बच्चों को स्विमिंग कराने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों को स्विमिंग कराने से पहले, जब आप बच्चों को स्विमिंग करा रहे हों, बच्चों को पानी में भेज रहे हों, तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि बच्चों को आपने अच्छी तरीके से नहला देना है। यानी कि स्विमिंग करने से पहले जब वो स्विमिंग पूल में जा रहे हैं तो आपने बच्चों को खुद नहलाना है, ताकि वो जिस स्विमिंग पूल में जा रहे हैं वो पूल गंदा नहीं हो। इसके अलावा आपने ये देखना है कि उस स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी है वो साफ़ सुथरा है या नहीं है, बच्चे कहीं भूखे तो नहीं हैं। अगर वो भूखे होते हैं और फिर स्विमिंग पर जाते हैं, या फिर वो स्लीपी होते हैं और वो स्विमिंग में जाते हैं, तो वो उतना एंजॉय नहीं करते और उनकी तबीयत ख़राब होती है। आपने उनको मुनासिब तादाद के अंदर, यानी स्विमिंग से 2-1 घंटे पहले जो है वो कोई चीज़ खिला देनी है, लेकिन बिल्कुल स्विमिंग से पहले आपने उनको नहीं खिलानी है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चों को अच्छी तरीके से स्विमिंग आती हो, वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन स्विमिंग की तरफ ना जाए। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपके पाँव में दर्द है, यानी अगर आपको जो है, बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं ना कि जी हमारे पाँव में दर्द है, बहुत सारे लोग इस बात से कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी हमारी एड़ियाँ दुख रही हैं। तो अब ये जो कंप्लेन कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग, इसके हवाले से जो है वो मैं आपके साथ में एक टिप शेयर करती हूँ कि आपने कुछ नहीं करना है। आपने सिंपल आइस लेनी है और एक कपड़ा लेना है, यानी कपड़े की पट्टी लेनी है, और आपने जिस जगह पर पेन है उस जगह पर आपने करनी है आइसिंग, यानी पेन वाली जगह पर आपने आइसिंग करनी है। और इसके अलावा जो है वो आपने ये चेक करना है कि अगर आपका पेन जो है वो कम हो जाता है, अगर आपका पेन जो है वो किसी तरीके से भी आपको लगता है कि आपका दर्द जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो फिर आपने जो है इसके ऊपर आइसिंग करके रखनी है और 2-3 दिन तक इसको चेक करना है। अगर नहीं ठीक होता, वैसे बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो जाता है, नहीं ठीक होता एड़ियों का दर्द या फिर आपके पंजों का दर्द या फिर आपके पाँव का दर्द, तो फिर आप डॉक्टर को जाएं और डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मार्केट में जो मवेशी मंडी है उसमें क्या कुछ चल रहा है और वहाँ पर क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं। तो जनाब, मवेशी मंडी में बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है वो जानवर आए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप कि कितना ज़बरदस्त जो है ये जानवर है और किस तरीके से ये जानवर जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। बच्चे बड़े सभी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात में एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा इस हवाले से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जी हमारे घर में जो है वो जानवर आएगा। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जानवर नहीं भी मिला है, तो ये आप देख लें कि कितना ज़बरदस्त जानवर जो है ये मवेशी मंडी में आया हुआ है। यहाँ पर सिक्योरिटी के जो है वो इक़दामात भी काफ़ी ज़्यादा किए हुए हैं। अच्छा, अब जो सिचुएशन है ओवरऑल कराची शहर की, उसके हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि गर्मी की क्योंकि शिद्दत बढ़ गई है, और गर्मी की शिद्दत बढ़ने के बाद अब हालात और वाक़यात कुछ इस तरीके से हैं कि जो माहिरीन हैं उन्होंने मशवरा दिया है कि लोग घरों पर बैठें, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। और इसके अलावा जो है के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी ये कहा गया है कि जी हम तो चंद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर
कुछ वजूहात की बिना पर लोड शेडिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो है वो बाकी लोड शेडिंग नहीं हो रही। अब के इलेक्ट्रिक का ये अजीब सा बयान है जो कि सामने आया है कि भाई इसके अलावा तो बाकी कहीं लोड शेडिंग हो ही नहीं रही है। लेकिन जो कराची हाइट्स हैं उसमें मंगोपीर का इलाका हो, लांडी हो, कोरंगी हो, या कई नॉर्थ के इलाके भी ऐसे हैं जो तारीकी में डूबे हुए हैं, लोड शेडिंग हो रही है। और माहिरीन का इस हवाले से ये कहना है कि आप गैर ज़रूरी घरों से नहीं निकलें, घरों से बाहर ना जाएं और एहतियात करें, पानी ज़्यादा पिएं, छतरियाँ लें, अपने आप को धूप से बचाएं और जो सन ग्लासेस हैं उसका आप इस्तेमाल करें ताकि जब आप चश्मा लगाते हैं तो आपकी जो आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेंटेन रहती हैं। तो ये जो मैंने सिटी अपडेट्स आपके साथ में शेयर की, डेफिनेटली हम आपके साथ में तमाम तर सिटी अपडेट्स जो हैं वो शेयर करते रहते हैं और इस हवाले से जो है वो आपको बताते रहते हैं कि आपने जो है वो किस तरीके से आगे जो है वो आपकी जो सिटी अपडेट्स होती हैं वो क्या क्या है। अच्छा जी, मौसम का हाल मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। मौसम का जो हाल है, मौसम का हाल कुछ इस तरीके से है, मौसम गर्म है, मौसम मरतूब है और हवाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। जिस तरीके से गुज़िश्ता दिन भी मैंने आपको बताया था ना कि शहर कायद में अगरचे गर्मी है लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉब्लम ये है कि जो शुमाल मगरिब की जानिब से जो हवाएं हैं और इसके अलावा जो झक्कड़ चलने के इम्कानात हैं, आज सुबह भी अगर आप देखें तो आज सुबह भी जो है वो यही हुआ था कि आज सुबह के टाइम भी पहले तो सुबह में थोड़ी गर्मी थी लेकिन उसके बाद हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हो गई थी और अभी लेट्स सी कि दिन के 12 बजे तक और दिन के 11 बजे तक जो है वो क्या मौसम रहेगा। तो मौसम के हवाले से जो करंट अपडेट है वो भी हमारी स्क्रीन पर अभी पॉपअप हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि हमारी जो मौसम की सूरत हाल वो क्या है। आगे बढ़ते हैं जी और आपको मटन के रेट्स बताते हैं कि जो मटन के रेट्स हैं थोड़ी ही देर में, बस अभी आप देखेंगे कि हमारी स्क्रीन पर पॉपअप हो रहे होंगे हमारे जो मटन के रेट्स हैं, चिकन के रेट्स हैं और अंडे के जो रेट्स हैं ना वो तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि अंडे 260 रुपये दर्जन है। जी हाँ, तो अंडों के प्राइसेस ये चल रहे हैं। इसके अलावा हम गोल्ड के रेट्स जो है वो भी आपके साथ में जो है वो शेयर करेंगे और गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए। अच्छा जी, इसके अलावा मज़ीद जो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ उसमें है जी सेल। कहाँ कहाँ सेल लगी है, कहाँ कहाँ से जो है वो आप कपड़े ख़रीद सकते हैं। तो इसमें खाड़ी है जहाँ पर 70% ऑफ आपको मिल जाएगा, इसमें जो है वो लाइमलाइट है। इसके अलावा आप जा सकते हैं J.Dot पर जहाँ पर ऑलमोस्ट 50% जो है वो सेल है। तो आप जो है ये तमाम आउटलेट्स पर जाएं और ये जो सेल है इससे भरपूर तरीके से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जनाब ख़ुद भी खुश रहिए और शॉपिंग कीजिए और ईद की जो तैयारियां हैं वो भी ज़रूर कीजिए। एंड इसके अलावा आपने हमें ज़रूर बताना है आज कॉल करके कि भाई ये बताइए कि आपका जो जानवर है यानी आपका जो फेवरेट जानवर है वो आ गया या नहीं आ गया। आप हमें कॉल करके बताएं और तस्वीरें भी हमारे साथ में शेयर करें कि आपका जो खूबसूरत तरीन जानवर है या जिसकी आपको तलाश है वो मिल गया या नहीं मिल गया। तो शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो बात करने के लिए टॉप स्टोरीज़ पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई मौजूद हैं और अशरफ भाई के साथ जब हम टॉप स्टोरीज़ डिस्कस कर रहे थे उसका फीडबैक हमें बहुत ज़बरदस्त आ रहा होता है। अशरफ भाई, कल जो आपका टॉपिक था मौत के खिलौने, दैट वाज इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आप यकीन करें मुझे उसका इतना फीडबैक आया, मतलब लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर बाकायदा कहा। इनफैक्ट हमारे जो पेज है उसके ऊपर भी कमेंट्स हैं कि लोगों ने कहा ये बहुत अहम मसला था जिसके ऊपर आपने तवज्जो दिलाई, मगर बात वही की लोगों ने कि भाई इसके ऊपर इम्प्लीमेंट तो नहीं होता, पिस्ती तो गरीब आवाम ही रहेगी। खैर आगे बढ़ते हैं और हमारी जो टॉप स्टोरी है वो शेयर करते हैं। अशरफ भाई, जो मोदी सरकार है वो किसी तरीके से उसको करार नहीं है, चैन नहीं है। मतलब हार के बाद, एक शिकस्त के बाद अब दोबारा से उन्होंने एक स्पीच की और उस स्पीच में उन्होंने दोबारा से अपनी शिकस्त जो है वो दोहराई ढके छुपे अल्फाज में और साथ साथ उन्होंने धमकी भी दे दी। उन्होंने भाई अब सिविलियंस को धमकी दी, उन्होंने कहा मैं पानी बंद कर दूंगा और मतलब रोटी नहीं तो गोली खाओ। मतलब इस तरह की बातें मोदी सरकार की जानिब से की गई हैं। ये क्या देख रहे हैं? मतलब कि एक तो पूरी दुनिया में इनकी रुसवाई हो रही है, इनके जो कुछ सिफारती महाज पे लोग गए जो कि जा के ये बताएंगे कि जी ये सारा कुछ हुआ। इंडिया के अपने अंदर इतना क्योस है कि उनके अपने जर्नलिस्ट, उनके अपने मुसन्निफ, उनकी अपनी आवाम जो है वो इन लोगों को नहीं छोड़ रही है और वो ये कह रही है जी आपने क्या किया। ये ज़रा बताएं, ये मोदी सरकार फिर किस तरफ चल पड़ी है? देखिए सबा, पहली चीज़ ये कि माशाल्लाह से जो पाक फोर्स, पाक फौज
उन्होंने जो रिस्पांस दिया तो पूरी दुनिया, हमने नहीं बताया, वो खुद रो रो के बता रहे हैं। हाँ। और पूरी दुनिया उसको जो है समझ लें कि एक मीडिया दुनिया की नहीं, हाँ। हमें मेडल खुद ऑटोमेटिक पूरी दुनिया दे रही है, हमें नहीं बताना पड़ा है कि हमने क्या किया है। सही। और ये हमारे DGISPR ने कहा था कि हम नहीं बताएंगे, हाँ। पूरी दुनिया बताएगी हमने क्या किया है। सही। पूरी दुनिया इस वक्त फोकस कर रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है। हाँ। पाक फोर्स ने ज़मीन से ज़मीन जो मार किया है, तो वो उनकी मतलब समझ लें कि ना दिन में तारे नज़र आ गए उनको। सही, और उसके बाद उनको मतलब वो ये नहीं मानने को तैयार हैं अभी तक कि उनके तैयारे गिरे। अभी बताऊं, जो मैंने इंटरनेशनल मीडिया का पढ़ा था, जो एक खबर आई कि राफेल बनाने वाली जो फ्रेंच कंपनी है, उन्होंने कहा भाई आप दावे कर रहे हैं तो हमें कंसर्न है, क्योंकि हमारे शेयर प्राइस गिर रहे हैं, तो हम आके आपके स्टॉक को चेक करते हैं जो हमने सप्लाई की है। यानी राफेल जो उन्होंने दिए हैं, उन्होंने कहा दिखा तो दो बचे हैं नहीं बचे हैं, तो उन्होंने नहीं दी। इट्स मीन कि आप पर्दे के पीछे छुप रहे हैं। तो क्यों छुप रहे हैं भाई, आप जाएं जाके दिखाएं भाई 3 राइफल जो हम दावे कर रहे हैं, पाकिस्तान दावे कर रहा है कि हमने बिल्कुल ज़मीन बोझ कर दी है, राफेल को फेल कर दिया हमने। देखें 4.5 जनरेशन जहाज को गिराना छोटी बात नहीं है, पूरी दुनिया, क्योंकि उसका फ्यूचर आउटलुक होता है। आप कोई भी कंपनी कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट में देती है, तो कहती है सबसे नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। अब वो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से भी दूर वो तो गिर गया भाई, अब तो किसी नंबर में ही नहीं है। तो राफेल फेल जो किया है पाकिस्तान ने, तो उसका जो रिस्पांस आ रहा है, तो उस पर उन्होंने कहा भाई हमारी शेयर प्राइस गिर रहे हैं। आप इंटरनेशनल देख लें, हम थोड़ी बोल रहे हैं, पूरी दुनिया, इनके खुद जो भारतीय मीडिया है कह रहा था कि लाहौर बंदरगाह उड़ गई, सियालकोट बंदरगाह उड़ गई, कराची पूरा, हम लोग कराची में बैठे हैं भाई, माशाल्लाह से दोबारा बता रहा हूँ, हमारी ट्रेड बढ़ गई है, हमारी पोर्ट एक्टिविटी जब आप जंग का बोले थे वो बढ़ गई, हमारी रोज़ के जो शिप्स हैं वो पहले से ज़्यादा लगे। अब मतलब आप सोचें कितना झूठ बोलेंगे। और दूसरा ये है कि हमने जो आपको जो नुकसान पहुंचा है, तो पूरी दुनिया इस वक्त कह रही है कि हम, मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ या पाकिस्तान ये दावा नहीं कर रहा है कि हम आपसे बहुत बड़े हैं, हम आपसे बहुत छोटे हैं भाई, आप हमसे 10 टाइम्स ऊपर हो, आबादी में भी, सब कुछ में भी। लेकिन जो हमने रिस्पॉन्स दिया है ना, तो आपको दिन रात सोते जागते याद रहेगा पाकिस्तान ना आ जाए। उसके ऊपर जो इन्होंने बयान दागा है कि जो मोदी साहब हैं वज़ीर आज़म भारत के, कि भाई हम पानी बंद कर देंगे, तो ये बता दूं कि DGISPR ने कहा है कि आप हमारा पानी बंद करेंगे तो हम आपका सांसें बंद कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपकी सांस बंद कर देंगे। और कैटेगोरिकली जो है ना वो जवाब दिया गया है उनकी जानिब से। और जिस तरीके से मोदी सरकार की जानिब से अब ये कहना चाहिए कि ये मुज़हका खेज़ बयान दिए जा रहे हैं, अब देखिए अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा अशरफ भाई, तो हमारी आवाम के पीछे पड़ गए कि पाकिस्तानी अवाम, अच्छा अब नया कुछ शुरू हुआ है इंडिया में कि जिस तरीके से उन्होंने हमारी आवाम का जज्बा देखा और जिस तरीके से उन्होंने सारा ये सिनेरियो देखा ना, तो एक और पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। इंडिया में जो स्पेशली उनके खान्स हैं या एक्टर्स हैं ना, उन्होंने उनके पेट्रियाटिज़म के ऊपर भी सवालात उठा दिए हैं। मतलब उन्होंने इस बात पे सवालात उठा दिए कि जी जो फला एक्टर है उसने क्यों नहीं सपोर्ट किया। और आमिर खान, जो उनका एक एक्टर है आमिर खान, वो तुर्की के सदर से वहाँ पर मिले और उनकी एक मूवी थी जो उन्होंने वहाँ पर शूट की। यानी कि पिछले साल जो पास्ट ईयर्स में उन्होंने जो कुछ भी किया, तो जो उनका एक्टर किसी बड़े मुस्लिम लीडर से मिला हुआ है उसके ऊपर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि देखिए जी तुर्की जो है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है और हमारे जो खान हैं उनसे जाके मिल रहे हैं। तो कॉमन सेंस की बात है, तो उससे पहले मिल रहे होंगे ना। और दूसरी बात ये है कि अगर वो मिल रहे हैं तो वो वहाँ पे जो है ना मूवीज शूट करते हैं और उसकी वजह से वो वहाँ पर गए। तो आप देखिए कि वो इतनी ज़्यादा शिद्दत पसंदी, पाकिस्तान से इतनी नफरत कि उनको जो मिठाइयाँ थी ना, जो उनकी जो शॉप्स के ऊपर मिठाइयाँ हैं, यानी जिन मिठाइयों के ऊपर पाक लगा हुआ था, यानी कि होता ना कि कोई मिठाई होती है कि किसी जो है ना बर्फ़ी पाक या कोई भी ऐसी चीज़, उसके साथ में उन्होंने श्री लगा दिया, यानी बर्फ़ी श्री या फिर रबड़ी श्री। यानी वो शॉप्स जिनके नाम पाकिस्तानी शहरों पे थे उनको तोड़ फोड़ की, बर्फियों पे, मिठाइयों पे जिस पे कोई पाक प्रोडक्ट लिखा हुआ था या पाक लिखा हुआ था उस पे सब पे उन्होंने श्री लगा दिया। और उसके ऊपर फखरिया वहाँ पे ब्रेकिंग हो रही है कि जी नाउ इट बिकम्स वो श्री मिठाई। ये देखें, कराची बेकरी थी, हाँ, कराची बेकरी तोड़ा। हाँ, हमारे मुंबई बेकरी है, हाँ, मुंबई बेकरी जो हैदराबाद में लाइन लगा के केक लेते हैं। हाँ, एक मतलब मोहब्बत। देखें पाकिस्तान को उनकी आवाम से कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान को उनकी आवाम को हमसे कोई मसला नहीं है। अब जो आपके एक वज़ीर आज़म हैं और जो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और बिल्कुल शिद्दत पसंद है, हाँ,
और दुनिया में ऐसा कोई वज़ीर आज़म नहीं होगा मेरे नहीं हिसाब से। होगा, हाँ। अगर आप देखें कि दो मुल्क यानी कि जो ब्रदर मुल्क है, यानी कि हमारी मतलब बॉर्डर मिलते हैं, हमारे आसपास के और ममालिक मिलते हैं, तो अगर हम मिल के चलें तो हम रीजन में जो ना सबसे स्ट्रांग होंगे। हमने मसला डाला हुआ है कि भाई ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं है, तो भाई आ जाओ, आपको जवाब दे दिया गया है, आप चाहते हैं तो मेन ये कि आप यकीन करें, जब हुआ था तो मैंने नफिल नमाज पढ़ी थी, और जो फजर के बाद जो ये हुआ था, टेंशन थी। देखें, दो मुल्क लग रहे हैं और अंदर से घबराहट ये कि सुबह से हम आ गए थे। जंग होना छोटी बात नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी छोटी अगर बात हम नहीं। देखें फ़लस्तीन के साथ, हम अल्लाह मियां से दुआ करते हैं कि उनकी भी आसानी फरमाए, उनके मसले हल करे। और जो हम सिर्फ ये है कि हमारा इंडिया की, दोबारा मैं बोलूँ कि जो हिंदुस्तान है, जो हिंदुओं का एक ही मुल्क है, और हम जो मुस्लिम कंट्री है ना, तो आप गिनेंगे ना तो गिनते रह जाएंगे आप, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन। तो हमारे 52 ममालिक हैं इस्लामिक कंट्री के। तो जब वो एक साथ होंगे ना, आपको पता होगा जो इससे पहले आर्मी चीफ रहे हैं, साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ, वो जो इस्लामिक कंट्री के जो फोर्स है उसके सरबराह हैं, तो वो सब भी है, हमारा ये भी है। तो हम इनको बताना चाहते हैं कि दोबारा से कि भारत अगर पानी बंद करने का धमकी दे रहा है तो वो एक सिंतास मुआहदा है, यू कैन नॉट स्टॉप एनीथिंग। आप जो इसमें चीज़ें आके आना, वर्ल्ड बैंक इसमें आपका गवाह बना हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने इसकी, जब मैंने पहले भी बताई थी, दोनों ममालिक की एक उनकी होती है कि हर साल जो इसकी एक होती है ना, जब पानी आ रहा है ये सारा, उसके एक फंड्स होते हैं, वो जमा होते हैं इंटरनेशनल अदालत में जाने के लिए। हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है। और वो जो ये बड़कियां मार रहे हैं कि पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये जो पानी है ना, आप घर में नहीं बना रहे, चीन से आ रहा है, चाइना है ऊपर, उसके बाद आप हैं, उसके बाद हमें आ रहा है। तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई हुई है जो कि सिंतास मुआहदा है। वर्ल्ड बैंक इसका गवाह है, और वर्ल्ड बैंक जो है ना, वो किस तरीके से किसकी कमान खींचनी उसको पता है, क्योंकि वो सारा, क्योंकि वो ऐसा गारंटियर नहीं बना है, वो यहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद अगर ये जाते हैं, ये खुद, क्योंकि इन्होंने बैक टू बैक जो ना गलतियाँ की हैं, अब ये अगर जाते हैं, क्योंकि इनको पता है गलत फैसला लिया, क्योंकि दोनों ममालिक बैठेंगे, कोई फैसला करेंगे तभी होगा। क्योंकि ये बंद करके ये नहीं बोलना कि पानी बंद करने, हमारे यहाँ पानी नहीं आएगा। ये जो पानी बंद करने का जो बोल रहे हैं, तो सिंध तास मोदी, ये पानी नहीं बंद होगा। सही ये है कि यहाँ पे डैम बनाएंगे, क्योंकि वो डैम बनाएंगे तो पानी हमारा उधर डाइवर्ट हो जाए। इट विल टेक टाइम। उससे पहले जो है ना, हमें कल का नहीं पता है, हमें इसका ईमान है। हमें पल की खबर नहीं, हम यहाँ बैठे, मैं बाहर जाऊँ, उसके बाद रहूँ नहीं रहूँ। मैं वो समझते हैं कि वो तायात हैं, उनके जन्म चलते हैं ना, 1 जन्म, 2 जन्म, 7 जन्म भी लगा दें। चैलेंज है, पाकिस्तान को अगर हिला सकते हैं, आप आए, दोबारा चैलेंज लें। रात के अंधेरे में हमला किया था, हमने दिन में मारा था, और 6 घंटे में पैर पकड़ने कौन गया है? पूरी दुनिया बोल रही है। CNN बोल रहा है, स्काई न्यूज बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। हमारे DGISPR ने खुद कहा था कि हम नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया बोलेगी। इंटरनेशनल मीडिया, CNN का जो बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ तक वो बात करते हैं ना अक़लियतों की, तो जितनी रिस्पेक्ट हम पाकिस्तान में हर मज़ाहिब के लोगों की करते हैं, शायद ही कहीं की गई हो। हमें किसी से कोई मसला नहीं है। हमारा मज़हब तो यही सिखाता है कि दूसरों की इज़्ज़त ही करनी है, और अक़लियतें जितनी यहाँ पर खुश हैं, आप किसी भी जाके हिंदू बरादरी से यहाँ पर बात करें, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए नज़र आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो कोई प्लांटेड ना हो या कोई और चीज़ें ना हो, तो भाई मोदी सरकार को ये वाज़ेह मैसेज है कि अब आप बौखलाहट में, मतलब जब कुछ नहीं कर सके तो अब अवाम को धमकियाँ लगा रहे हैं। मतलब दिस इज़ रियली सैड। अच्छा, अभी कुछ बात कर लेते हैं हम कि अशरफ भाई, अब कराची में जो क्राइम रेट है वो बढ़ता जा रहा है, और बैंक डकैती की एक वारदात हुई है जिसके मुतालिक मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अशरफ भाई, ये अब देखें ईद करीब आ गई है, लोग पता नहीं कैसे अपनी जमा पूंजियाँ जो है वो निकाल के जा रहे होते हैं। किसी ने कुर्बानी के लिए निकाली होगी, किसी ने घर के सौदे के लिए निकाली होगी, किसी ने किसी वजह से निकाली होगी, और बैंक डकैती हो जाना, चाहे वो बहुत ज़्यादा पैसों की हो या वो बहुत कम पैसों की हो, डकैती तो डकैती होती है। अब ये बढ़ती हुई वारदातों को कौन रोकेगा? क्योंकि अशरफ भाई, जब ईद करीब आ रही थी लास्ट मंथ में, जो मीठी ईद थी, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे शोज़ इस बात पर किए थे कि जो शहर की सूरत हाल है उसके अमन व अमान को कायम रखना, और इन हालात में जब रश होता है, जब अब ये बकरा ईद की रौनकें हैं, जैसे जो है वो छोटी ईद के ऊपर दूसरी रौनकें थी, तो उन दौरान जो है वो ज़्यादा डकैती की वारदातें होती हैं, ज़्यादा चोरियाँ होती हैं। मज़ीद क्या इक़दाम इन्होंने किए हैं? कोई कुछ एक्टिव की है, कोई फोर्स को, कोई नाकों पे लगाएं लोगों को, कोई पुलिस की जो पोस्टें हैं वो कुछ किया है उन्होंने या नहीं किया है?
देखिए सबा, इस चीज़ को समझना होगा कि मैंने इस पे 3 इंडस्ट्री जोन का मैंने सर्वे करके रिपोर्ट बनाई थी, फिर डीआईजी साहब को, आईजी साहब को, सबको भेजी थी। साइट का किया था मैंने, फेडरल बेरिया का किया था, नॉर्थ कराची का किया था। अच्छा, पहले मैंने जाके एज ए इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट मैंने जाके पहले इलाके का सर्वे किया। मैंने जाते ही नहीं पहुंच गया, मैंने देखा जैसे फेडरल बेरिया की बात करूं या नॉर्थ कराची की बात करूं, साइट में जाऊं तो मैंने पहले लोगों से बात की कि क्या है यहाँ पे। कहने कि भाई हमारी ये तनख्वाहों का जो दिन होते हैं ना, उनको पता है महीना शुरू हो रहा है, तनख्वाहें पेमेंट होनी है। फिर इसके बाद जो ये होता है कि वो उनको पता है बंदा फैक्ट्री वाला मैनेजर निकला है, वो फैक्ट्री में गया है। देखें ये पूरा रैकी करके होता है, ऐसे नहीं होता है उनको कोई ख्वाब आ रहा है कि भाई पैसे लेके जा रहा है। हाँ। वो रैकी करते हैं। रैकी कैसे होती है, मैंने साइड में किया, वो फुटेज होगी हमारी, अगर आप वो करती हैं तो मैं निकलवा। साइड है हमारे पास, नॉर्थ कराची है हमारे पास, फेडरल बेरिया, इंडस्ट्रीज, ये 3 इंडस्ट्री जोन का मैंने सर्वे किया। 7 इंडस्ट्री जोन, सिर्फ 3 ही में जा सका और जो वहाँ पे वो सारा किया। तो वहाँ पे आप ये यकीन करें कि साइड में बताऊँ कि बड़ी बड़ी साइड, पहली इंडस्ट्री जोन है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान है, पहला जो इंडस्ट्री जोन का इफ्तिताह किया था साइड है। और साइड में इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं ना, तो आपने मतलब आप सोच है आपने कहीं नहीं देखा होगा कराची में। इतने बड़े बैंक्स हैं, कोई इंडस्ट्रियाँ 4000 इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो इन आउट होता है। मैंने वहाँ जाके देखा तो अच्छा, मैं बैंक के बाहर गया, मतलब मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो मैंने पहले देखा, कैमरामैन को बोला फुटेज बनाए ना। अब मैं वो मतलब साइड में ये बैंक बना हुआ है, बैंक के उधर जो है एक वो केबिन है पान का, उसके उधर केबिन है चाय का, उसके उधर एक और कोई पंचर वाला बैठा हुआ है। ये क्या है, ये बुनियादी वजह है रैकी। वहाँ कौन बैठा हुआ है सबा, हमें नहीं पता है। ये मैं अपना बता रहा हूँ। जब मैंने वो रैकी की, फिर मैंने वहाँ इंडस्ट्री जोन के जो लॉ एंड ऑर्डर के चेयरमैन थे अब्दुल हादी, उनसे मैंने पूरा इंटरव्यू किया, वो मैंने चलाया। उन्होंने सब कुछ बताया। देखें, उन्होंने कहा कि सिंपल पुलिस की मिली भगत के अलावा नहीं हो सकता है। अब आप सोचें, जो डकैती हुई है उसने आके उससे बोला है, क्या बोला है, जो बैंक से पैसे लाए हो वो दे दो उसको, यानी कि उसको पहले से यानी कि पता था उसको। वो बंदा वहाँ बैठा हुआ था, उसने फोन पे किया, ये वहाँ बैंक के पास नहीं था। सही। ये आगे मिडिल में होते हैं, जाते हैं, ये बता रहे हैं कि भाई अशरफ साहब आ रहे हैं, व्हाइट कलर की गाड़ी है और ये बंदे बैंक से इतने पैसे, क्यों एक बैंक में भी एक बाहर है, वो किस गाड़ी में बैठा है वो फोन करके बताता है, वो उसके पीछे जाता है, वहाँ जैसे ही जाके रुकता है वो, देखें 10 सेकंड बहुत है, आप गिने 1 2 3, आएगा वो लगाएगा पिस्टल और लेगा। उसे बाकायदा आके बोला है, जो उसकी बातें आई हैं कि उसने बोला बैंक से जो पैसे लाए वो दे दो। अब ये जो सिलसिला है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी जो पुलिस है, इसका काम है सिक्योरिटी देना। क्या इनको नहीं पता है कि ये जो होटल हैं, ये पान के केबिन है, ये पंचर वाला बैठा है, ये वहाँ पे क्यों बैंक के बाहर बैठा हुआ है, वो रैकी करा रहे हैं। क्योंकि देखें किसी को नहीं पता है ना कौन है, किसी को नहीं पता। चले इसके ऊपर मजीद जो है वो डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं शो में। या वक्त तो एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो जनाब, अब कुछ बात करते हैं हम कि हम बिना देखे बिना जाने इस तरीके से ट्रस्ट कर लेते हैं और जो मासियाँ होती हैं, यानी जो मेड्स होती हैं, हम उनको रख लेते हैं। अच्छा, ये उनके लिए नहीं है जिनकी मेड्स पुरानी हैं या ट्रस्ट वाली हैं या एतमाद वाली हैं, और नई भी जो अच्छी हैं, तो सब एक जैसे नहीं होते। लेकिन ये वो सर्टन केसेस हैं जिसमें ज़्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं। अशरफ भाई, ये देखें 98 लाख, यानी इतनी ह्यूज अमाउंट, और मासियाँ थी, ये चोरी हो गई घर में। अब आप सोचें कि इंसान किस पर एतबार करे। वैसे तो खैर किसी पे एतबार हो ही नहीं सकता, लेकिन किस पर एतबार करे कि उनको घर में काम के लिए रखा है, एक मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने चोरी की। और ये इंतहा, ये जब खबर जब मैंने देखी ना, तो मैं हैरान रह गई और मुझे लगा कि ज़रूर एक दफ़ा फिर से, हमने इससे पहले भी इस पर शो किया, लेकिन क्योंकि अब ये करंट न्यूज़ सामने आई है, तो ज़रूर इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस हो कि जब आप मेड रखने लगें, यानी जब आप मेड रखते हैं, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसमें 2 जो है वो पहलू में डिस्कस करूँगी। एक तो ये कि लोग खुद मेड रखते हैं, यानी कि जैसे होता है ना कि वो गली में कोई जा रही है तो उसकी जानने वाली है, तो बराबर वालों की जानने वाली है। जैसे मेरी अम्मी को बहुत सारे लोग आके कहते हैं फलाना गली के फलाने महल्ले में एक और मासी काम करती है, उसको रख लें। और कुछ लोग जाते हैं प्रॉपर कंपनी से जो है वो मेड हायर करते हैं, लेकिन उनका इशू ये होता है कि वो जो कंपनी की मेड होती है ना, वो यूजुअली हर 3, 4, 6 महीने बाद वो चेंज कर देते हैं और फिर उसके बदले आपको दूसरी मेड मिल रही होती है। तो ये इसकी वजह से लोग कहते नहीं, हम अपनी खुद की मेड ढूंढेंगे। ये दोनों बातों में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे लोग अपने घरों की सिक्योरिटी यकीनी बना सकते हैं? भाई, ये जो मेन अभी जो हुआ है शरा फैसल वाला जो वाक़या है, उसमें
आपने खुद कहा मासियाँ, मासियाँ इट्स मीन एक नहीं थी, हाँ। एक से ज़्यादा थी। जी। मैंने देखी थी, ग्रुप में हमारे रिपोर्टर ने डाली हाँ, थी, हाँ। CCTV दी, उसने कंप्लेन की और थाने में जाके, हाँ। तो वो मतलब, और वो हल्की फुल्की नहीं थी जो मैं देखी ना, मैंने कहा ये तो ऐसी मारी है हमारी मेरी बेगम हो गई, तो इतनी खतरनाक थी। हाँ। देखें अब वो आके वारदात 98 लाख रुपए, इट्स मीन कि वो Huge सारी amount। रैकी कर रही, वही फिर मैं रैकी पे आता हूँ, हाँ। तो वो सब देख रही थी, हाँ। आना जाना। देखिए मेरे घर में अगर कुछ हो रहा है तो बाहर को नहीं पता, किसको पता है? जो घर में है, घर में है। या तो घर का बेदी होगा, हाँ। वरना वो जो अंदर घर में ही घूम रहा है, जो हाँ, मासी है, वो मासी। सब देख रही है क्या एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी? अभी जो हमारी मतलब वो नाराज ना हो जाए खवातीन कि वो, क्योंकि वो कहती तो हैं कि होंगी, मासी इससे को- पहले भी अशरफ भाई ने बहुत कड़क बातें की थी। वो कि वो मतलब वो उसके लिए झाड़ू पोछे झाड़ू के लिए, पोछे के लिए, बर्तन के लिए कपड़े, अब वो हाँ। 3-4 मासियां थी माशाल्लाह, बड़ा घर होगा भाई। हाँ, सही। तो वो हर चीज की अलग अलग मासी। हाँ। अब आप 4 को तो नहीं देख सकते ना, हाँ। वो उधर है उधर। अब वो अपना टाइमिंग कर रही थी, हाँ। करते 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 उन्होंने वारदात की। वारदात करके इनको यकीनी तौर पे इनको बेहोशी का कुछ दिया होगा, जो मैं आपको ब्रेक में हाँ, बता बिल्कुल, रहा था। हाँ। और हिप्नोटाइज भी कर लेते हैं ना ये अब लोग, ये है कि वो हिप्नोटाइज भी करते हैं। हिप्नोटाइज क्या करते हैं, देखें सबा, अब 4 हैं मासियां। अब मैं आके आपको अपने मसले मसाइल बोल रही हूँ, तो इसमें ये होगा कि मैं अपना जब मसाइल बोल रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, ये हो गया बाजी, ये देखें, आप बताएं क्या करूँ, ये करूँ, आप फोकस कहाँ होगा? मेरे साथ ना। हाँ। और वो 3 अपना काम कर रही होंगी। हाँ। ये भी एक तरीका है। बाकी ये कि हो सकता है बाजी को मैंने कुछ दे दिया तो बाजी टोन हो गई, हाँ। और वो सारा काम हो गया। हाँ। मैं अभी बताऊँ जी, मैं कल मेरी वाइफ ने बोला कि वो मासी हमारी जो है ना ईद पे चली गई है, हाँ। और कह रही 3 महीने बाद आऊँगी। और मैंने कहा अभी अचानक से हाँ। क्यों? कह रही वो पैसे मांग रही थी। मैंने कहा भाई मैं कल दे दूंगा। तो मैंने क्यों जा रही है? तो कह रही वो ईद भी मनानी है और शादी है कोई। मैं अच्छा ठीक है। हाँ। फिर अचानक से एक और मुझे वो कार्ड फेंक दिया मेरे ऊपर, कह रहे वो मासी है, वो नीचे काम करती है तो बाजी के पास है। मैंने कहा भाई बाजी के पास है तो मतलब बेसिक एक लॉजिक मैंने उसको पता है कि हाँ। मैं थोड़ा सा हाँ। इन चीज़ों में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। हाँ। तो मैंने कहा उसका शनाख्ती कार्ड ले लेना। तो कह रही नहीं, मैं आपके बोलने से पहले मैंने बोला। तो कह रही शनाख्ती कार्ड तो बाजी मेरे पास नहीं हो, तो पंजाब अच्छा अशरफ भाई, ये क्या प्रॉब्लम है कि घरों में जितनी भी ये मेड्स काम करती हैं, जो मासियाँ काम करती हैं, ये इस बात को मेक श्योर करती है कि अगर आप इनसे पूछे कि मुझे आपका आईडी कार्ड चाहिए या आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ तो चीज़ दें, तो ये कहती है नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है, और अगर आपने रखना है तो रखें, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। चाहे उसमें ये लोग ठीक भी हों या फिर वो किसी गलत नज़रिए से भी कह रही हो, ये ओवरऑल ये सिस्टम ही नहीं है इन लोगों में। नहीं, यही है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, हाँ। एक मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी मासी में मोबाइल नहीं हो। मैंने एक मासी थी हमारे यहाँ काम कर रही थी, नहीं सबके पास होता है। हाँ। तो मोबाइल का दिया। मैंने कहा कि नंबर देना ना। मैं नंबर लेके मैंने अपने उससे चेक करा के किसके नाम पे है। अब यकीन करें उनके मतलब नाम ही पे नहीं थी, किसी और के नाम किसी पे और के नाम पे थी, वो सही। यूज कर रही थी। यूज अब कर क्योंकि देखे ना, अगर नाम पे होगा तो हाँ। उसका ट्रैक हो सकता है, मासी कहाँ गई, क्या हुई, क्या ये हुई, सब। हाँ, अगर हाँ। मैं पुलिस को दूंगा ना, हाँ। पुलिस कैसे लोकेट करेगी? सही। बोलिए भाई ये नंबर है, हाँ। अशरफ साहब का नंबर दिया, ये सारा यूज हो रहा है, वो ये सारा हो रहा है। तो मैंने कहा भाई ना उसके नाम पे है ना कुछ है। हाँ। मुझे ये थोड़ी सी वो लग रही है। तो फिर उसने सही। जब उसको मैंने इतना बोला ना, तो शनाख्ती कार्ड पुरानी वाली जो मासी है उसने हाँ। दे दिया था। मेन ये है कि यहाँ पे फिर रिक्वेस्ट है, पुलिस वाले भी बोलते हैं देखें यहाँ जो आप ये सारी जो मेड रख रहे हैं या कोई काम करने वाला, कोई भी चौकीदार भी रख रहे हैं, आप जो है मेड रख रहे हैं, आप क्या गार्डन वाला रख रहे हैं, घर के अंदर एंट्री दे रहे हैं ना, हाँ। तो मस्ट आपको पहले SOP करनी है कि उसका शनाख्ती कार्ड लें, उसका मोबाइल नंबर लें, सब चीज़ें जो है ना उसका लेके फ़ोटो स्टेट शनाख्ती कार्ड के अपने पास रखें, ये सारा रखें। क्योंकि देखें कोई हुआ तो आप कैसे पकड़ेंगे? उसकी तस्दीक तो शनाख्ती कार्ड से होगी ना, वो नंबर से, उसके एड्रेस से। अब एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ और मेरा पता नहीं कहाँ का मेरा पता है, मैं कहाँ से पकड़ूंगा भाई? इसलिए हर किसी को, जो पुलिस भी यही कहती है, जितने भी पुलिस वाले आते हैं वो अगर आप केस लेके जाएं थाने में, वो कहते हैं कि भाई आपने कोई भी काम करने वाला है उसका शनाख्ती कार्ड लें, सेल नंबर लें, ताकि लोकेट वगैरह कुछ तो, और कहाँ रहता है ये आपको पता होना चाहिए। वो तो बोलते हैं ना बाजी इधर हूँ उधर हूँ, तो ये होता है मैं पीछे पड़ जाता हूँ। मैंने कहा भाई इसको आसपास छोड़ देते हैं ताकि पता हो कहाँ रहती है। अब ये लोग देखें, हमारे यहाँ कराची में 50% पक्की आबादी है, 50% कच्ची आबादी है। अब यकीन करें जितनी मासियाँ जो निकलती हैं ये सारी आती हैं कच्ची आबादियों से आती हैं। आप ढूंढ ही नहीं सकते हैं भाई कहाँ से आई हैं। अब ये जो सिलसिला है, ये मैं सब मासियों का नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप देखें इसमें से 10% भी हैं तो जैसे कच्चे के डाकू पुलिस की शक्ल में यहाँ पे घूम रहे हैं, जैसे तो कच्चे के डाकू क्या कच्चे की डाकियाँ आ गई तो मार रही हैं। मेन ये कि वहाँ बड़ा अफसोस होता है कि इस वक्त मतलब हमारे जो
तहफ़्फ़ुज़ फराम करने हैं, सिक्योरिटी देने वाले पुलिस एहलकार जो अभी हमने किया था बकरे वाला केस, हाँ, बिल्कुल, मतलब बकरे ही जाए बकरा चोरी कर लिया, वो 6 लोग अभी भी मुअत्तल हैं, उनकी वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैंने कहा यार क्या इन्वेस्टिगेशन, फ़ोन आए थे, हमारी रिपोर्टर ने किया था अनुषा ने, तो मैंने कहा भाई किस बात की वीडियो दे दी हमने, बंदा वो मान लिया, सब वो कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि वो, मैंने कहा भाई आपका क्या काम है, तहफ़्फ़ुज़ देना ना, वो उस गरीब आदमी का बकरा चोरी कर रहा है। अब आप सोचें ना, हर लेवल पे हर कोई लूटने के लिए खड़ा हुआ है। आप वर्दी पहन के खड़े हुए, मैंने कहा आप उतार दें इसकी वर्दी। कहने नहीं बात कर, मैं क्या बात करें मुझे बताएं ना। मैंने कहा कि क्या बात करें, एसएसपी साहब हैं, उस इलाके के फ़ोन आया, मतलब वो अनुषा से बात हुई जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा सर ये गरीब, देखिए मेरा ये है, हमारा क्या काम है, हम जो इस शहर में जो बासी हैं उनकी हम आवाज़ हैं। उन्होंने हमसे शिकायत की, हमने बताया, आप यकीन कर पाए इनिशिएट दिया एसएचओ को उस इलाके के, कह नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर हमने सीसीटीवी मंगाई तो बताएं मोबाइल आई, 5 बकरे पकड़े, गरीब आदमी एक। हाँ बिल्कुल, वो जो बकरे वाली, मैं हैरान हो गई, वो जो बकरे वाली खबर थी, थोड़ी सी उस पर बात करते अशरफ भाई, कि वो यानी आप माइंडसेट चेक करें, ये अब बकरीद है और इसमें लोग ट्रस्ट करते हैं पुलिस के ऊपर कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम अपना बकरा जो है वो पुलिस को जाके कह देंगे, पुलिस कहीं ढूंढ के लेके आ जाएगी। इससे पहले भी एक खबर इस तरह से थी, तो उसके ऊपर जो कराची के कुछ नौजवान थे उन्होंने एक ऐप भी बनाई थी, जिस ऐप के ऊपर अगर आपकी गाय चोरी हो जाती है तो उस पर आप अपडेट कर दें एंड ऑल दैट, वो एक अलग सिनेरियो। बट अगर पुलिस ही मेहरबानी करे और पुलिस ही आ जाए, अच्छा ये क्या बाकी ये होता है, पुलिस का राइट होता है कि अगर कोई बकरा मंडी में कोई चीज़ फ़रोख्त हो रही है या कोई किसी जगह पे फ़रोख्त कर रहा है तो वो जाके कहे जी तुम जायद कीमत पे बेच रहे हो और चलो, ऐसा नहीं कि वो इलीगल जैसे मवेशी मंडी बनी हुई रोडों पे खड़े, उसका होता है, उसको पकड़ के उसको जो वार्निंग दे दें, ये थोड़ी होता है कि आप लेके 5 बकरे हैं, 4 बकरे आप मोबाइल में डालो, एक बकरा पुलिस वाला कहीं और ले जाए। ऐसे वो तो सिटी 21 खड़ा हो गया, आप यकीन करें, DSNG हमारी खड़ी थी, पहले हमने 12 बजे किया, फिर 3 बजे किया, फिर 5 बजे जब बकरा वापस आया गया, जब तक नहीं दिलाया हम आए नहीं। मतलब ये हमारा तो था ना, इनिशियल रिपोर्ट दे देते, मगर हमें पूरा हमारा ये, मतलब मैं बैठा तो हमने बोला कि नहीं, मैंने कहा चाहिए, ठीक है, उसको उसके हक दिलाना है। देखें गरीब आदमी है, उसने गांव में पाला, उसके बच्चे हैं, और आप देखें उसने बयान में आखिर में उसने कहा मैंने इन्हें बख्श दिया, मतलब उसने बेचारे ने अपना बकरा, उसका बकरा था, उसने कहा मैंने जो है ना वो बख्श दिया। मतलब ये हाई कमान को सोचना चाहिए। आपने जो काली भेड़ें रखी हुई हैं, कच्चे डाकू रखे हुए कराची में, कच्चे के डाकू ही कहेंगे ना, वो तो खुलेआम वहाँ पे तो प्रूफ है भाई, हमारा प्रूफ ये कि आपने 6 पुलिस वालों को, 6 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया, आपके SHO से लेके SSP सबको पता है। मतलब आप काली भेड़े बोल के कब तक बचाओगे मुंह भाई? मतलब अगर आप वो कर रहे हैं, आप उसको ऐसी मिसाल बनाइए, 6 है ना, ऐसे 60 निकालें, 600 निकालें, उनको उठा के इबरत की साथ दोबारा ड्यूटी पे ना आए। आप आज छोड़ेंगे, ये फिर आएंगे, फिर करेंगे। अभी तो हम पीछे लग गए। आप 108 थाने हैं सबा, आप यकीन करें रोज़ के 108 केसेस होंगे इस तरीके के। कराची शहर है, यहाँ तो कह रहे हैं भाई इसकी क्या ताकत होगी, भाई गरीब आदमी, लूटो इसको। सही। तो जब वो करते हैं 108 थाने, और मैंने इन लोगों को, सारी जो हमारी टीम है, 8 रिपोर्टर्स की टीम है क्राइम की, मेरा यही टारगेट है, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ कि हमें 108 थाने को पता हो कि सिटी 21 यहाँ पर है, अगर कुछ किया ना तो मुअत्तल हो गया आप। सही। क्योंकि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना हमें क्या है, ये अगर गलत काम करेंगे हम फ्रंट पर खड़े होंगे, आवाम की आवाज़ है मेन, मतलब कि सोर्स आप बल्कि इन दिनों में जो जिस तरीके से ईद के ऊपर हमने वो आपको कहा था कि किसी के साथ भी अगर कोई अमन अमान से रिलेटेड कोई सूरत हाल होती है, गटर के ढक्कन का मामला है या कुछ और है, तो सिटी 21 का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर यू कैन डायल अस नाउ और आप कंप्लेन जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो हो सकेगा मुतालिका हुकाम तक आवाज़ पहुँचाने का काम वो डेफिनेटली वी विल डू दैट। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं भाई कि तीसरी आलमी जो है वो ज़बान कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सिंध के सूबाई वज़ीर जो हैं वो वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार अली शाह साहब, उन्होंने किया खिताब और उन्होंने अपने खिताब में कहा जी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में खुशी की बात है कि मुंजो दाड़ों पर और डिक्शनरी और दीगर किताबों पर तवज्जो जो है वो मरकूज़ की गई, और डेफिनेटली सिंध का जो विरसा है, जो हेरिटेज है, वो बहुत रिच है और इसके ऊपर काम होना चाहिए। अच्छा जी, वालिदैन को चाहिए कि नई नस्ल से सिंधी ज़बान में गुफ्तगू करें, और उन्होंने मज़ीद कहा कि जी अंग्रेज़ी मीडियम का रिवाज है कि वहाँ पर अंग्रेज़ी में ही बात की जाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया के कई ममालिक में जो है वो सिंधी लोग रहते हैं, और हमें ये सोचना चाहिए कि सिर्फ सिंधी ही नहीं बल्कि बहुत सी ज़बानें जो हैं वो पीछे जा रही हैं। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका में जब एक ज़बान के हवाले से फ़ैसला किया गया तो 2 दिन उस ज़बान में ही
गुफ्तगू की गई। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तरह हमें भी ऐसा कदम उठाना चाहिए और इंशाअल्लाह हम सिंधी ज़बान को गूगल पर भी लेकर आएंगे। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी 5वीं जमात तक सिंधी पढ़ाई जाती है, यानी अब पढ़ाई जाती है। तालीम के वज़ीर सैयद सरदार शाह से गुजारिश करूँगा कि 5वीं जमात के बाद भी सिंधी ज़बान जो है वो पढ़ाई जाए, सिंध की तारीख़ और सुरमाओं के बारे में तालीम दी जाए। तो जनाब ये उनकी जानिब से जो है वो कहा गया। तो ब्रेक के बाद इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब ये तीसरी आलमी ज़बान कॉन्फ्रेंस है जिसमें सिंध के ज़बानी वज़ीर सकाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने ख़िताब किया और उसके जो कुछ पॉइंटर्स थे वो मैंने ब्रेक से पहले भी आपके साथ में शेयर किए और ब्रेक के बाद भी मैं थोड़े से पॉइंटर्स जो है वो शेयर कर देती हूँ कि बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में खुशी की बात यह है कि मंजदारों पर और डिक्शनरी और दीगर किताबों पर तवज्जो मरकूज़ है। और उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज़ी मीडियम है उसका रिवाज है कि वहाँ अंग्रेज़ी में बात की जाती है। दुनिया के कई ममालिक में सिंधी लोग रहते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि सिर्फ सिंधी नहीं बल्कि बहुत सी ज़बानें जो है वो पीछे रहती जा रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर, क्योंकि आप बड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं और मुझे लगता है कि अशरफ भाई जो है वो कुछ कहना भी चाहते हैं इसके ऊपर, सो प्लीज़। नहीं, देखें, एक चीज़ लॉजिक की बात हाँ। करें कि एक सिंधी ज़बान, हम सिंध में रहते हैं और जो सिंधी ज़बान की बात करें तो बहुत इजी एक्सेस है कि अगर हम जाके सर्वे करें तो मिनिस्टर साहब, वज़ीर तालीम साहब ने आके बोला, ज़बरदस्त बात कही। लेकिन अगर हम सर्वे करें ना तो देखें, अब शहर का या दीगर शहरों की बात करें तो वहाँ पे और यहाँ पे बहुत फ़र्क है। अब यहाँ पे अगर हम, जैसे मैं अपना बताऊँ, मैं बड़ी मुश्किल से पास हुआ था सिंधी सब्जेक्ट में ना। सही, क्योंकि देखें हमें उर्दू और सिंधी में सबको ही मुश्किल हो रही होती है एंड आई डोंट नो व्हाई, क्यों मुश्किल हो रही थी, हमारी ज़बानें हमें क्यों मुश्किल होती है, मसला ये है कि जब मेरे बच्चे आए तो मैं स्कूल में टीचर को जाके बोला, क्योंकि मेरे अब्बू तो नहीं गए थे कभी, तो क्योंकि डांट पड़ती थी, पढ़ो, डंडे भी पड़े। मैं जब गया, मैंने उसको समझाने के लिए गया तो उनको बुरा लग गया ना। उस्ताद हैं, मैंने बोला देखें सर, मैं लेके बैठा, बच्चों को लेके बैठा, मैंने कहा देखें मेरे नहीं और भी बच्चे पढ़ते हैं, पहले मैंने कहा देखें आपको सिंधी ज़बान परफेक्ट आती है, मुझे नहीं आती। सही, ठीक है। मेन ये मैंने कहा आप की जो पैदाइश है, आप वहीं से आए, आप बोलना भी आता था आपको, आप आए पढ़ कर आए, फिर आपको पूरा आता है। यहाँ मैं नहीं रहा हूँ वहाँ पे, ना मुझे आता है ना मेरे बच्चों को आता है। मेन ये है कि अगर हिस्ट्री बतानी है, ये सारी होती है तो वो आप बताएंगे। बहुत सिंपल है, ज़बान लैंग्वेज की बात करें ना, सब लैंग्वेज, रशियन मुझे नहीं आएगी, रशियन अलग लैंग्वेज है, जैपनीज़ अलग लैंग्वेज है, चाइनीज़ अलग लैंग्वेज है, तो इसी तरीके हम सीख के जाते हैं। अब आप देखें हमारे यहाँ चाइनीज़ जो है या जैपनीज़ है, उनको वो उर्दू सीखी, उन्होंने उर्दू सीखी है, बिल्कुल। हाँ। अब अगर हम जा रहे हैं तो उर्दू सीख के वो एक लैंग्वेज, मैं जापानीज सीखने जाऊँ मैं नहीं सीख पाऊंगा ना, क्योंकि अंदर से हमारे वो सिखाने वाले नहीं है, वहाँ उसकी अंदर से था कि मुझे सीखना है। अब मेन इनको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो जापानीज को अंदर डिप्टी कौंसिल जनरल अंदर से था कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं उर्दू जबान सीखूं। आपसे आके बात की, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और मैं भी हैरान हो गई कि उर्दू काफी ज्यादा अच्छी थी, शेर भी सुनाया उन्होंने मीर तकी मीर के, मतलब इट वाज शॉकिंग फॉर मी। इनफैक्ट अंदर से था, दिल से कि ये जबान मैं सीखूं, सबा से, अशरफ से या किसी से बात कर सकूं। यहाँ पे जो समझने की बात है कि यहाँ पे जो हम है ना, हम दिल से नहीं सीखना चाह रहे हैं, कि हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि मैं दिल से सीखूं। तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर ये बोलने से ना ये हो जाएगा, इसको क्लास 1 2 3 4 5 6 हम इंटर ग्रेजुएशन सब में अगर डाल देंगे तो उसके लिए आपको ऐसा सिलेबस देना पड़ेगा, लाजमी करार दे दो या उसका वो दे दो। देखिए उसके लिए एक बोझ आता है बच्चे पे ना, आप उसको आप जो वीडियो आजकल जो एजुकेशन हो गई है, जो कोविड के बाद से आपने देखा है हम ऑनलाइन पे चले गए ना, तो आप एजुकेशनल वीडियो दें, आप उसकी जो पूरा आपकी हिस्ट्री है पूरी सिंध की वो दें बच्चों को। देखें ये मेरा काम तो नहीं है ना, आपका काम है, जो हर पूरे कराची के पूरे मुल्क में आप इसको अगर फैलाना चाह रहे हैं या पूरी दुनिया में फैलाना चाह रहे हैं, तो सिंध की मुंजो दड़ो है, कितने हज़ारों साल पुरानी उसकी हिस्ट्री है। फिर आपके जो दूसरा है कि कौन सी की प्लेसेस हैं आपके जाने के, देखने हिस्ट्री क्या है, तो आप उसकी एक वीडियो बनाओ। आपके पास तो इदारे मौजूद हैं, आप उसको उठाएं, एक एक जगह स्कूलों में उसकी प्रेजेंटेशन दें। देखें आप सेल योर सेल्फ, डू नॉट आस्क टू अदर के आपको बेचे, आप अपने आप को बेचेंगे ना तब बिकेगी चीज़। आप घर में बैठे हुए कोई काम नहीं करना है, मुल्तल का इदारे बनाए हुए, उनको बोलें प्रेजेंटेशन बनाए। दुनिया डिजिटल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, मतलब मैं बैठा बैठा पूरा मुंजो दड़ो यहाँ बना दूँ,
अब उस दौर में आ गए। हाँ। तो आप लोगों को बताएं कि मुंजो दौड़ो कैसे दरियाफ्त हुआ, लोगों के अट्रैक्शन कराए ना कि यहाँ कैसे आए, कैसे मुंजो दौड़ो दरियाफ्त हुआ। कभी किसी ने काम किया है? एक ऐसी हम बात कर रहे हैं, किसी ने काम नहीं किया, बस एक पता है कि मुंजो दौड़ो है वहाँ पे और ये हो गया। कौन आया, कैसे दरियाफ्त हुआ, क्या हिस्ट्री बैकग्राउंड थी, उसके बाद कितने, देखें पूरी एक टीम आई थी और उसने आके वहाँ पे उनको था कि यहाँ पे बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी जो है यहाँ पे सकाफत है, ये थी वो थी। तो वहाँ काम हुआ, जदीद मशीनरी आई, क्योंकि ये थोड़ी होता है कि डंपर ला के सब खोद खा के सब तोड़ दिया, पूरा वहाँ काम हुआ। उसके बाद वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ, जो दिल से जो है वो चीज़ों के लिए काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, आप हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ। वेलकम बैक। तो आज इंतहाई अहम टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, एंड दैट्स फिस्टुला एंड पाइल्स। अच्छा, यूजुअली ऐसा होता है कि हम बहुत सारे जो हमारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हमारे जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके हवाले से हम मिसगाइड हो रहे होते हैं। यानी कि अगर हमें स्किन के ऊपर कोई दाना निकला हुआ है या हमें कहीं भी बॉडी पर कोई भी दाना निकला हुआ है, तो हम उसके बारे में खुद से ये सेल्फ इमेजिनेशन कर लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि ये गर्मी दाना हो सकता है। अच्छा, अगर वो दाना थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो फिर हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि ठीक है, इसमें पस होगी और उसके बाद जो है पस निकलेगी तो दाना ठीक हो जाएगा, फिर उसका निशान भी ठीक हो जाएगा। बट समहाउ कुछ इस तरह के केसेस होते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, रुतूबत खारिज होती है, ब्लड भी निकल रहा होता है, पीप भी निकल रही होती है और समझ कुछ नहीं आ रहा होता, और एंड तक लोग ये सोच रहे होते हैं कि नहीं, ये जो है वो किसी वजह से जो है वो हो गया होगा। और ये इस तरह के जो पीप वाले दाने होते हैं या इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लोगों को उनकी बॉडी में, वो इस हवाले से लाजमी मिसगाइड हो रहे होते हैं। तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले फिस्टुला का जो है वो आलमी दिन भी मनाया गया। बेसिकली ये क्या है और पाइल्स जो हैं जिसको कहते हैं बवासीर, वो और इसमें क्या फ़र्क होता है और इन दोनों की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं क्या होती हैं और ये क्या क्यूरेबल है नहीं है, इस हवाले से बात करने के लिए मुनीज़ा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हर्बलिस्ट हैं और बहुत अच्छा जो है वो काम कर रही हैं। ज़रा मुनीज़ा ये बताएं कि किस तरीके से, सबसे पहले तो ये बताएं फिस्टुला क्या है। एक्चुअली फिस्टुला एक तरह से स्किन डिजीज़ है और होता ये है कि आपके इनस यानी मकद का बिल्कुल एंड पॉइंट जो होता है वो और स्किन आपस में मिल जाते हैं, वो ज़्यादा प्रेशर देने से और कुछ, और वहाँ पे एब्सेस क्रिएट हो जाता है, पस बनना शुरू हो जाता है और वो समटाइम वो बड़ा होता जाता है अनलेस वो फट जाए और वो लीक करना शुरू। समटाइम वो अंदर ही लीक हो रहा होता है और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा होता है, इन्फेक्शन पैदा कर रहा होता है, और समटाइम ये होता है कि वो स्किन से बाहर फटता है और आपको बैठना, चलना, उठना सब मुश्किल कर देता है। दिस इज़ फिस्टुला। इसकी कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं, इसको सही टाइम पे आपने इलाज भी कराना होता है और ये भी देखना होता है कि इसको बढ़ने से कैसे बचाया जाए। सही। अच्छा, ये बताएं कि ज़्यादातर ये जो है वो किन ख़वातीन में होता है, क्या ये मर्दों में भी होता है और कैसे पता चले, इसके अर्ली डायग्नोसिस क्या होते हैं? देखिए, अर्ली डायग्नोसिस ये होती है कि आपको इनस के पास या रेक्टम में इरिटेशन फील हो, बर्निंग हो, स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी हो, कोई ब्लीडिंग हो रही हो, या ऐसे ही आपको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, आपको फील हो कि देयर इज़ समथिंग इनसाइड द इनस और ऑन द पार्ट ऑफ जो आपका बिल्कुल इस जिस पे आप बैठते हैं, जो आपकी सीट होती है, वहाँ बैठने में इरिटेशन फील हो रही हो, तो बेहतर ये होता है कि आप उसको चेक करवा लें या खुद से फील करके चेक कर लें। और आपको स्टूल पास करने में भी तकलीफ हो रही है, वैसे भी दर्द हो रहा है और बार बार आपका हाथ पीछे जाता है उसको सूद करने के लिए, तो आप होशियार हो जाएं और इसका इलाज कराएं। सही, इसका आप फिर इलाज कराएं। अच्छा, बहुत सारी जो इसके अंदर कंडीशंस होती हैं, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स में कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कहते हैं कि एक तो जो है वो लो फिस्टुला होता है, एक जो है वो हाई फिस्टुला होता है। अच्छा, एक जो नॉर्मल जो बहुत सारे लोगों में होता है उसकी पहली सर्जरी हो जाती है, नहीं वो एक सर्जरी में ही ठीक हो जाता है, और जो कॉम्प्लिकेशन सिवियर होती हैं तो उसकी जो है वो 2 से 3 सर्जरीज होती हैं। क्या ये वाकई जानलेवा होता है अगर ये वक्त पर ट्रीट ना किया जाए? यस, क्योंकि इसका इन्फेक्शन आपकी पूरी वेन से गुजरता हुआ हार्ट तक और इस तक जाता है। आपके ब्लड में जब ये शामिल होना शुरू हो जाता है तो ये स्प्रेड होना शुरू होता है। सही। इन्फेक्शन फिर आपका बॉडी में बुखार आएगा, फीवर आएगा, रिकरेंट होगा, बार बार आपकी बॉडी शिवर भी करेगी और बहुत से सारे सिम्टम्स नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप इसको सही टाइम पे, जब ये छोटा, ये रिकरेंट भी होता है क्योंकि आपने इसको जड़ से नहीं काटा। इसकी वजूहात क्या होती है? लाइफस्टाइल पूरा चेंज करना पड़ता है आपको।
सही, इसके लिए पूरा लाइफस्टाइल। अच्छा, आप ये उनको ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा बैठते हैं। सम टाइम प्रेग्नेंट वुमेन को हो जाता है, Pregnant women को, सम हाँ। टाइम ऑफिस में बैठे हुए सारा दिन बैठे रहते हैं और वॉक नहीं कर रहे होते, जो हाँ। एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, उन्हें हो जाता उन्हें हो है। जाता है। इसकी वजह ये होती है कि आपके सिस्टम में फ्लेम हो, या आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा बाइल प्रोड्यूस हो रहा हो, या आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा खुश्की हो, हाँ। या उसी खुश्की की वजह से उसमें ठंडक आ जाए, तो वहाँ के एरियाज़ में जो सर्कुलेशन होती है वो रुक जाती है। सही, और रुकने की वजह से फिर जो गंदा ब्लड होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ग्रेविटी के जिसको against में, हेमाटोमिक कंडीशन भी कहते हैं ना, जी, वो एक तो तरह का वो- हेमाटोमा बन रहा होता है, Yes, और वो तो वो यूनिट लोअर से वो अप की तरफ जा रहा up होता की है। तरफ दैट्स नहीं, रियली डेंजरस फॉर हेल्थ, यू नो। Yes, हाँ, और वो फिर जब एक जगह स्टक होता है तो शुरू में वो एक जगह जमा हो जाता है और वो गाढ़ा होता है, तो उसको वेन से गुजरने में भी प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी जगह वहाँ बना लेता है जहाँ स्ट्रेस क्रिएट हो रहा होता है। वहाँ की आर्टरीज हार्ड होना शुरू होती हैं या फटना शुरू होती हाँ। हैं, या उसकी वजह से वहाँ पे आपका फिस्टुला बनता है। सही। अच्छा, पाइल्स जो है, बहुत सारे लोगों को पाइल्स का भी इशू होता है, क्या ये क्यूरेबल है और इसके लिए क्या किया जाता है, और इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जाए? बिल्कुल क्यूरेबल है, एवरीथिंग इज़ क्यूरेबल एक्सेप्ट योर डेथ। हाँ, क्यूर के लिए आप ये करें, पहले तो देखें कि इसकी वजह क्या बन रही है पाइल्स की। सही, पाइल्स एक्चुअली हर बंदे का टेम्परामेंट डिफरेंट है। राइट, किसी के अंदर का जो टेम्परामेंट है उसमें आपने देखा होगा बहुत हीट होती है, सही, हम उसे कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, यूनानी लैंग्वेज में, कि उसमें सफरा बढ़ा हुआ है। सही, जब सफरा बढ़ता है तो अंदर आंतों में खुश्की ज़्यादा हो जाती है, बाइल ज़्यादा जा रहा होता है, तो होता ये है कि वहाँ पे आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है। सही, constipation की शिकायत हो हाँ, जाती है, उस सही। कॉन्स्टिपेशन की वजह से एनस पे आप जोर डालते हैं। हाँ। जब आप वो जोर डल रहा होता है तो वहाँ की जो वेन्स होती है वो प्रेशर लेके हाँ। उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होती है, सही। और उस डिफॉर्मिटी की वजह से पाइल्स होता है। ये एक कंडीशन है। हाँ, सेकेंड ये है कि आपकी बॉडी में फ्लैम ज़्यादा बनता है। अच्छा, ठीक है, फ्लैम से ये होता है कि आपकी बॉडी में फिर ताफुन भी ज़्यादा होता है। ताफुन ये होता है कि खमीर बन रहा है, स्मेल हो रही है, मुंह से भी स्मेल आ रही है, आपके स्टूल में भी बहुत ज़्यादा स्मेल है, और आप इसको क्योर करने के लिए क्या करते हैं, हम जो इलाज करते हैं उसमें ये होता है कि हम बलगम को साफ़ करने की, आपकी लाइनिंग से, आपके इंटेस्टाइन से उसको साफ़ करने की, ताकि वो बाहर निकल जाए और आपका स्टूल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए कि वो पास करने में आसानी हो, तो उसमें मुंजिज बलगम दिया जाता है। फिर तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब आपकी बॉडी अंदर से आंतें सूख रही हैं, बहुत ज़्यादा डायरिया हुआ है, हर दफ़ा आप स्टूल पास कर रहे हैं, देन यू टेक मेडिसिन के आप इसको रोक दें, प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, आपको वहाँ तो से जब ब्लीडिंग आप- हो रही है, हाँ, या आप तकलीफ में हैं, आपको ज्यादा जो है वो हाँ, तो कंस्टिपेशन जब हो रही है, आप हाँ, बहुत ज़्यादा डायरिया से सही, गुजर रहे हैं, डायरिया, हाँ, तो क्या करते हैं, आप उसकी मेडिसिन लेते हैं। वो मेडिसिन क्या करती है, उसको रोक देती है स्टूल को, तो सही। सिर्फ वो स्टूल नहीं रुकता, वहाँ के जो मसल है वो भी वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो हाँ, जाते हैं। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो है, वो जब सही। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वहाँ पे फिर जमा होना शुरू होता है। सही। तीसरी वजह ये होती है, आप उसका इलाज करें। जब आप जड़ से इलाज करते हैं ना, तो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन का, पाइल्स का, क्योंकि पाइल्स का ताल्लुक कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज्यादा होता है कि जी Not to ऐसे लोगों को, everyone. अच्छा सही, Right. ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो डाइट का ख्याल रखें, सही, अपनी मूवमेंट अच्छी करें। आपके डाइट में फाइबर भी होना चाहिए, आपके डाइट में ज़्यादा गोश्त और मसाले वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सही। स्पेशली फॉर द पेशेंट हु हैज़ पाइल। हाँ, ठीक है, आपके लाइफस्टाइल में मूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि मूवमेंट से ही आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलीज ज़्यादा बेहतर होती है। सही। अगर आप नहीं चलते, अगर आप एक ही जगह बैठे रहते हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, हाँ। स्पेशली पाइल्स के लिए भी आप एक्सरसाइज करें कि आपके पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज हो रही हो, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और ये सही हो, तो आपके वहाँ के मसल स्ट्रांग होते हैं और इजीली स्टूल पास कर सकते हैं। जहाँ पे प्रोलैप्स आता है, जहाँ पे सर्कुलेशन कम होती है, वहाँ पाइल्स हो जाता है, सही, क्योंकि ब्लड ने तो सर्कुलेट करना है। हाँ। अगर ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए जगह नहीं मिल रही तो वहाँ से या तो वेन फट जाएगी या फिर वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगी, और फिर वहाँ पे आपके वॉट्स बनना शुरू होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। दिस इज अनदर उसके वायरस की वजह से हो जाता है, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं Yes. उसके, सही। अच्छा, ये बताएं कि लोगों को किस तरह की रूटीन रखनी चाहिए कि वो पाइल्स की तरफ ना आएँ, क्योंकि एक तो आपने जिस तरीके से बताया कि इसके काफ़ी कॉजेज़ भी होते हैं, दूसरी बात ये कि इसका क्या इलाज है,
फिस्टुला का भी क्या इलाज है और पाइल्स का भी क्या इलाज है, और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि किसी हद तक फिस्टुला तो जर्म्स की सूरत में भी जो है वो आपको लग जाता है ना, तो उसका क्या इलाज है फिर, इसके लिए किस तरीके से इलाज होता है और पहले इसकी प्रिकॉशंस जो है वो क्या? ओके, पहले हम पाइल्स डिस्कस कर लें। श्योर। वंस इट्स डायग्नोज कि आपको पाइल्स है, हाँ, तो आप फौरन अपनी डाइट सबसे पहले, क्योंकि 80% 70% तो आपने डाइट कंट्रोल करनी होती है, उससे बेहतर होता है जब आपका फाइबर पेट में होगा, जब आपका फाइबर। अच्छा डॉक्टर मुनी से बहुत सारे लोग ये बात कह रहे होते हैं कि हम जब रोटी ज़्यादा खाते हैं, मतलब अपनी डाइट में जब वो रोटी ज़्यादा लेते हैं या प्रोटीन इंटेक जो है वो उनका सॉलिड होता है, तो वो कहते हैं कि रोटी की वजह से समहाउ वी फील कि हमें वी आर हैविंग कंस्टिपेशन। तो ये क्या बात ठीक है किसी हद तक? जी हाँ, ठीक है, मगर ये भी बता दूं कि नॉट ऑल द पेशेंट जो अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं खमीर को, क्योंकि रोटी खमीर बनाती है स्टमक में जाके, यीस्ट बनता है जिसकी वजह से उसमें अच्छी खासी फिर ताफुन पैदा होता है। अगर आपके एसिड सही नहीं बन रहे बॉडी में तो वहाँ ताफुन बनना शुरू होगा, ताफुन बनेगा तो वो ब्लड में सर्कुलेट करेगा। सही, आपका ब्लड सही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये डिजीज, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये एक पॉइजनस फॉर्म कर देता है। शुरू में तो आराम से हजम हो गया, आहिस्ता आहिस्ता इट्स अ पॉइजन। हाँ सही, तो आपको उस पॉइजन बनने से पहले ही इसको क्योर करना है। सही, और इसका इलाज मुमकिन है। इसके लिए आप लोकल एप्लीकेशन भी करते हैं, आप मेडिसिन भी लेते हैं, और इसको इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सही इलाज करें। सबका एक ही इलाज नहीं होता, ये कंफर्म कर दूं, क्योंकि अगर आपका फ्लैम बढ़ा हुआ है तो आप फ्लैम के लिए मुंजिज बलगम लेंगे। अगर आपका बाइल बड़ा होने की वजह से पाइल्स का इशू आ रहा है तो आपने जिगर के लिए और मैदे के लिए वो दवाएं लेनी है जो जिगर को एक्टिवेट करे, मेटाबॉलिज्म हाई करे और स्टूल पास करने में। और तीसरा ये है कि अगर आपको ये वजह इसलिए हो रही है कि बॉडी में बहुत ड्राइनेस हो जाए, बूढ़ों को बहुत होती है, ये बूढ़ी खवातीन को भी बहुत हो जाती है, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वो बेचारे रो रहे होते हैं जब वो स्टूल नहीं पास कर सकते, वो हमसे कहते हैं कि हमें ऐसी मेडिसिन दे देंगे हमें स्टूल पास हो जाए। उन्हें भी हो जाती है। उनके लिए होता है कि उनको उस उम्र में जाके देसी घी ज़रूर खाना चाहिए, उस उम्र में एक्स्ट्रा लुब्रिकेटेड, बिल्कुल इस तरह की कोई, या तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऑलिव ऑयल जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए आप उनको इंजीर खिलाएं, ऑलिव ऑयल खिलाएं। चलिए जी, शो में यह वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर जानेंगे कि इसकी सर्टेन काइंड ऑफ डाइट जो है वो क्या होती है, ताकि आप इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो मुनी से हमारे साथ मौजूद हैं। मुनी से फिस्टुला हो या पाइल्स हो, इनके क्योर की मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से इनका इलाज करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए इनकी? मैं वही बता रही थी आपको कि आप जब ट्रीट कर रहे हो तो पहले देख लें कि टेम्परामेंट क्या है, मतलब आपकी पाइल्स की या फिस्टुला की वजह क्या बन रही है। सही, जब आप वजह डायग्नोज करवा लेती हैं डॉक्टर से, खुद अगर डायग्नोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आता ना खुद डायग्नोज कैसे करेंगे। हाँ, तो वो डॉक्टर के पास एटलीस्ट जाएं, डॉक्टर के पास नहीं तो हकीम के पास जाएं और उनसे पूछें कि मुझे ये है, मेरा डायग्नोज करके बता दें कि मेरा मिजाज क्या बनता है। फिर उनको जब पता चल जाता है उनका टेम्परामेंट, फिर उसके हिसाब से वो डाइट लें अपनी। अगर बलगम बनता है बहुत ज़्यादा तो कोशिश करें बीफ खा लें, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर जिसका बाइल ज़्यादा बनता है और वो बीफ खा रहा है और वो मिर्च मसाले वाली चीज़ खा रहा है तो कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाएगी, कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा हो जाएगी। एक बंदे में अच्छा खासा आपका फ्लैम बन रहा है तो कोशिश करें कि आप उसको अच्छी डाइट दे दें, और डाइट ये होनी चाहिए कि फाइबर पूरा जाए। आप कच्ची वेजिटेबल दे सकते हैं, कैरेट, तूरी और जो मूली होती है वो लें। आप कद्दू का सालन खाएं, जो शोरबा खाएं पतला खाएं, गोश्त सादा ना खाएं, क्योंकि गोश्त से उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। जितना ज़ूद हज़म खाना होगा उतना अच्छा। दवाइयाँ इसकी बहुत हैं, हमारे तिब में हम लोग डिफरेंट दवाइयाँ देते हैं, रसोत है, बकाइन है, निमोली है, ये डिफरेंट मेडिसिन के कंपाउंड बना के हम पेशेंट को देते हैं ताकि ये बिलखासा काम करती है। बिलखासा से मुराद ये होती है कि वो स्पेशली उन एरियाज़ में जाके इसको हील करती हैं जहाँ ज़रूरत होती है। सही, ताफुन निकालने के लिए भी काम करती है और मुंजिज का भी काम करती है। आपका स्टूल सॉफ्ट होना शुरू होता है तो ये एरिया आराम से आपका
हील हो पाता है। अगर सही। आपका स्टूल सॉफ्ट नहीं हो रहा तो आप वही जोर लगाते रहेंगे और ये और कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा। ब्लीडिंग को आपने रोकना होता है। ब्लीडिंग जो फर्स्ट दिनों में होती है, अगर वो ब्लैकिश है, डार्क कलर की है, तो आप उसको होने दें, क्योंकि वो गंदा खून है। जैसे जैसे आप देखें कि रेड ब्लड आना शुरू हुआ है, देन इट्स अ रेड अलर्ट, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कोई ऐसी मेडिसिन दें जो ब्लीडिंग रोकती हो। हम शरबत अंजबार देते हैं या इस तरह से कुछ मुरक्कब होते हैं दवाइयों के, वो बना के कंपाउंड, वो हम उन्हें कैप्सूल्स देते हैं और यह कहते हैं कि आप इसको रोज़ाना पीना शुरू कर दें। जब वो ये पीते हैं, इसके अलावा उन्हें लोकल एप्लीकेशन के लिए भी देते हैं जिससे बर्निंग ख़त्म होती है। वो काफूर, कैम्फर वगैरह के डिफरेंट जिंक ऑक्साइड और डिफरेंट छोटे छोटे कंपाउंड बना के हम कहते हैं ये लगाएं। कुछ ऑयल में बनते हैं क्योंकि वहाँ बर्निंग होती है तो वहाँ ऑयलिंग चाहिए होती है। कुछ मोम से, मतलब आप इस तरह के कंपाउंड, इस तरह के जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं कि वो लोगों के लिए आसानी हो और लोग जो है इजीली अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन कर सकें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपको ये तमाम तर बीमारी है तो पहले तो आप इसके बारे में डिस्कस करें और डेफिनेटली जाके किसी डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सजेशन सुने, क्योंकि जितने भी स्किन के से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, स्किन डिजीज़ होती है, वो ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर आप अपनी सेल्फ इमेजिनेशन के ऊपर चलें कि ये तो इस वजह से होगा, ये तो इस वजह से होगा। समहाउ हमें कोई ऐसी स्किन पे कोई दाना निकला होता है तो हम कहते हैं मच्छर ने काट लिया होगा तो ये रेड हो गया है, बट ज़रूरी नहीं है। हमें क्या पता कि ये इस वजह से रेड हुआ है कि हमारी स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन है या हमें कोई और प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें जो है वो देखने की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मुनीज़े, आप हमारे शो पर आई। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई आज इस अहम इशू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और ये इशू है डार्क सर्कल्स का, और इस पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लुबना और बिल्किस आपा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि डार्क सर्कल का ना क्या हल क्या है? पहले तो बहुत सारे लोग इस बारे में परेशान हैं कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए, बट इसका हल आप बताएं क्या है? अच्छा देखिए, बीइंग अ नेचुरोपैथ डॉक्टर, इसका ताल्लुक आपकी जो है ना जेनेटिक भी होता है। हाँ। अगर जीन्स में है तो भी आपको डार्क सर्कल्स होंगे। हाँ। या एनेमिक है तो भी होगा, आयरन की ज़्यादती है तो भी होगा, नज़ला ज़ुकाम, अगर आपको कोई नोज ब्लॉकेज है तो भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। आजकल सबको ही डार्क सर्कल्स हैं क्योंकि सबका स्क्रीन टाइम बहुत है। हाँ, सही कह रही हैं, सबका स्क्रीन टाइम बहुत है। HB कम हो या आयरन की ज्यादती भी डार्क सर्कल्स का सबब बन सकती है। सही। अच्छा, इसका हल क्या है, ये ज़रा बताएं कि इसका हल क्या है? क्योंकि देखिए स्क्रीन टाइम कोई कम नहीं कर सकता, डाइट लोगों की बेहतर होती नहीं है। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने बताई है। नज़ला वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं होता है और वो प्रॉपर जो है हम हाँ जैसे हम एक केमिकलाइज दुनिया में जीना सीख रहे हैं। हाँ। अगर कोई हमारे कराची में आ जाए तो वो अगर उसका लेवल देख ले कि ऑक्सीजन का, हम किस तरह जी रहे हैं, हाँ, हाँ। तो उनको भी हैरत होती है। इसी तरह अगर आप डार्क सर्कल्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो कॉफ़ी बहुत अच्छा है। सही। कि आप 1 चम्मच कॉफ़ी ले लें, उसमें आप 2 ड्रॉप कैस्टर ऑयल डालें। हाँ। और थोड़ा सा पानी, क्योंकि कैस्टर ऑयल से तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा ना कैफीन कॉफ़ी का। उसको अच्छी तरह बीट करें ताकि सारी चीज़ें बीट हो जाए, ये क्रीम की शक्ल बन जाएगी। सही। इसको आप अपने डार्क सर्कल्स पे लगाएं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, डार्क सर्कल्स के साथ ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। अगर ड्राइनेस है तो आई एक्जिमा भी हो सकता है आगे जाके। सही। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, उनको पता ही नहीं होता कि एक्जिमा हो रहा है। सही। या अगर आपके सर में बहुत खुश्की है, वो गिर गिर के पलकों पे फिर वो भी डार्क हो जाते हैं ना। देखिए, 2 चीज़ें अलग अलग हैं। सही। हम बता रहे हैं चीज़ सिर्फ डार्क सर्कल्स की। अगर आपको डार्क सर्कल्स है वो आप करें। और एक हर घर में मौजूद ऑयल, हर घर में होता है ना, कुकिंग ऑयल तो मौजूद होता है। जी बिल्कुल। तो हाइड्रेशन के लिए रात सोने से पहले अच्छी तरीके से कुकिंग ऑयल लगा लिया करें। कुछ नहीं है, मैं बात कर रही हूँ कि अच्छा, हाँ सही, आपको मॉइस्चराइज करना है ना। ये बहुत ज़्यादा ड्राई पैची एरिया होता है, तो आप मॉइस्चराइज करें, इसकी एक्सरसाइज करें तो उससे मिनिमाइज हो सकता है। अच्छा डॉक्टर लुबना, आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जो डार्क सर्कल्स हैं? डॉक्टर साहब ने कहा तो कुकिंग ऑयल और एक है कोकोनट ऑयल। अच्छा, कोकोनट ऑयल स्किन के लिए बहुत अच्छा है कोकोनट ऑयल। और ये कि अगर आपकी नाक बंद है, सबसे पहले तो हमें उसको ओपन करना है। जब चीज़ इन दोनों नॉस्ट्रल्स आपके खुले हुए होंगे तो आपका एयर पाथवे सही होगा, जिसकी वजह से ये चीज़ कम होगी।
उसके लिए एक स्टीम पानी बॉईल करें हाँ। और लौंग डालें। लौंग डाल के जब स्टीम लेंगे ना हाँ। इज गुड। जो साइनस प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल सही हो जाती है। सही, अब मतलब आप फिर वरना वही होता है कि आप जी वही एंटी एलर्जी लेते रहें, इस तरह की चीज़ लेते रहें, तो उससे फिर आपको सेडेशन होने शुरू हो जाती है, तो फिर वो आपका सारा दिन जो है वो लॉस हो जाता है। सारा दिन जो है वो लॉस हो जाता है। अच्छा जी, ये बड़ी ज़बरदस्त आज बातें करिए डॉक्टर बिल्किस से जानते हैं ये जो इस तरह से नॉस्ट्रल्स की बात कर रही हैं कि जी नाक प्रॉपर खोलना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन होगी तो आप प्रॉपर सांस लेंगे और वो फिर उसकी वजह से हाँ डीप ब्रीथ। ये बताएं कि और मज़ीद कौन सा एक और आसान जो है वो हल है कि डार्क सर्कल की रेमेडी आप घर पर कर सकते हैं? अभी तो आपने एक जिस तरीके से बताया ना, हाँ कॉफ़ी का बताया, मज़ीद और क्या इसके लिए डाइट क्या होनी चाहिए? जिन लोगों की जीन्स में है, अब ये होता है ना कि जिन लोगों की जीन्स में डार्क सर्कल्स हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि भाई हमारे तो ख़त्म ही नहीं होंगे, अभी हम क्या करें? क्योंकि बहुत सारे लोग भी ये बोल रहे थे जीन्स में जो होंगे वो नहीं ख़त्म होंगे, तो ज़रा उनका बताएं कि भाई वो किस तरह ख़त्म होंगे। देखिए, सबसे पहले आपने अपने एक तो ब्रेन आपका यहाँ पर है ना, सही, सेकंड ब्रेन का बहुत ख्याल रखना है। सेकंड ब्रेन आपका गट है, राइट। अगर आपकी गट हेल्थ नहीं होगी, आपके मैदे के अमराज होंगे तो डार्क सर्कल्स कभी भी नहीं जाएंगे। आप अपने मैदे का ख्याल रखो, पुरसुकून नींद लें, डार्क सर्कल्स मिनिमाइज होके सही हो जाए, चाहे वो जीन्स में भी हो। देखिए, हर एक के जीन्स में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो क्या बच्चों में वो नहीं आती? क्यों नहीं आती? क्योंकि वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं ना। सही। अब जैसे मेरे वालिद को कैंसर था, तो अगर देखा जाए तो जेनेटिकली कैंसर आ सकता है, लेकिन उसको आमीन, लेकिन एक मैं मिसाल दे रही हूँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, लेकिन क्या माँ बाप को होता है तो ज़रूरी तो नहीं ना बच्चों को, है ना? क्यों? बच्चों का अगर लाइफस्टाइल सही होगा तो नहीं होगा। सही। अगर आपके जेनेटिक बीमारियां हैं उसको आप दूर करना चाहते हैं तो दमासा बूटी बहुत अच्छी है। अच्छा, दमासा फिगोनिया, आप उसको 5 ग्राम लेके आधे कप पानी में भिगो दें, खौलते गर्म पानी में भिगोएं, नाश्ता कर रात को भिगोएं, नाश्ता करें, छान के ड्यूरिंग मील्स ले लें। अच्छा, हाँ, नाश्ते के दौरान लें, और 2 मील्स ब्रेकफास्ट एक और 2 मील्स के दरमियान आप दमासा बूटी पी लें। राइट। तो ये 3 महीने तक करना है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना उसके लिए बहुत ही अच्छा है। डार्क सर्कल्स तो बहुत छोटी चीज़ है, मैंने तो इतनी बड़ी बीमारी का नाम ले लिया था। सही। उसके लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप लोग कीजिए। सही। देखिए, हमारे यहाँ अब ये कहते हैं कौन भिगाए कौन पिए, यही तो मसला है। ये जो कौन है ना, हाँ। तो कौन और क्यों, हाँ, क्यों, ये दोनों जो है ना प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है कि जी हाँ भाई ये क्यों और कौन। अच्छा, नहीं ये नहीं करना है आपने जो है प्रॉपर इसको जैसे बताया है डॉक्टर बिल्किस ने वैसे आपने फॉलो करना है। डॉक्टर लुबना, जिस तरीके से अभी डॉक्टर बिल्किस ने हमें बताया कि भाई डार्क सर्कल्स अगर जीन्स में भी हों तो भी वो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक तो ये जो ट्रीटमेंट है वो करें और अपना लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर कर लें। सबसे पहले कि इसकी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी तो सब चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी। जब वो सही नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। तो जैसे डॉक्टर बिल्किस बताएं कि बादाम खाएं, हाँ। चलते फिरते मैं कहती हूँ पेशेंट्स को भी कि आप जो चलते फिरते 2 बादाम खा लें, हाँ। 4 खा लें, इस तरह करते रहें तो उससे आपकी इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी होगी। जैसे योगर्ट है, बहुत अच्छा है, जो आजकल वेदर चल रहा है, अगर हम थोड़ा सा योगर्ट 1 पाव लेके ही इसको इस्तेमाल करें तो इज गुड। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलें इसके ऊपर मजीद डिटेल डिस्कशन करते हैं, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आपने हम कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। तो जनाब, डार्क सर्कल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आंखों के गिर्द जो सियाह काले जो हल्के होते हैं उनका क्या इलाज है। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, इस हवाले से ना मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कितना पानी पीना चाहिए, और डार्क सर्कल के लिए जिस तरीके से भी आप लोग बात कर रहे थे कि CBC करा लेना चाहिए, तो कितना जो है वो आपका जो ब्लड है वो कितना होना चाहिए? कहते हैं ना कि एनीमिक हैं तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ब्लड काउंट कितना होना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, और साथ साथ डाइट में कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए? देखिए, एनीमिक क्यों, आयरन जो है ना ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी बॉडी में बढ़ाता है। हाँ। जब HB आपका कम होगा तो आपको डार्क स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। वो सिर्फ डार्क सर्कल्स की सूरत में नहीं, आपको छाइयाँ जाइयाँ भी पड़ना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब HB कितना हो जाए वो वेरी करता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में कहते हैं कि स्टैंडर्ड है कि 12, लेकिन 11 भी मैं कहती हूँ औरतों में काफी, 10+ हम कहते हैं कि ठीक है, हाँ, सही है। लेकिन यहाँ पे तो हैरत होती है कि 6-7 पे भी लोग जी रहे हैं। हाँ भाई, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और स्किन पेल हुई भी होती है उनकी, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा होता, ऐसे ना सांस फूल रही होती है, हो रहे होते हैं, और फिर जो है ना
देखिए आपको पता है मैंने बात की थी गट हेल्थ, हाँ। सेकंड ब्रेन, आपका सेकंड ब्रेन अच्छा होगा, हर चीज़ अच्छी होगी। डॉक्टर साहबा ने बात की दही की, दही में प्री एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके गट हेल्थ को बेहतर करते हैं। दही आप लगा भी सकते हैं, यस ठीक है, आप लगाएं, आपकी स्किन जो है ना बहुत फ्रेश हो जाएगी। हाँ सही। पुरसुकून नींद, अच्छा खाना, ज़रूरी नहीं कि खाना गोश्त ही अच्छा है, ठीक है, गोश्त तो बहुत अच्छा है, बड़े का गोश्त है, B12 होता है, खाना चाहिए, हाँ सही है। जो एनेमिक लोग होते हैं उनको तो कीमा खाना चाहिए नाश्ते में, बड़े का गोश्त अच्छा, का बड़े कीमा के गोश्त खाना का कीमा। बिल्कुल किसी कीमा का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। हाँ Yes. सही है, और वो भी बहुत ज़्यादा भून के नहीं, बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं, हाँ सही। ठीक है। इस तरह आपने नाश्ते में कीमा खाना है अगर आप अपने B12 डिफिशिएंसी और एनेमिक को सही करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ करनी है, हाँ। नींबू पानी पीना है। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C चाहिए। सही। अब हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट खाओ, तो एंटीऑक्सीडेंट मैं सबके लिए आसान कर देती हूँ। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन E या विटामिन C जो है हाँ। वो हमारे हर खानों में कुदरत ने हमारे साथ इंसाफ किया। सही। चाहे वो बादाम हो, चाहे वो दही हो, चाहे आजकल फल से आए हुए केरी, हाँ हर चीज़, हर अच्छी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आपको ठेलों पे मिलती है, सही। उससे फ़ायदा उठाएं। हाँ फ्रूट्स हम कहाँ से लेते हैं? सारे जाते हैं और ठेलों से ठेलों लेते से हैं लेते हैं। हाँ सब्जियां हम कहाँ से लेते हैं? ठेलों से ही लेते हैं। ठेलों से हाँ, लेते हैं, बिल्कुल। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारी इतनी अच्छी चीज़ें हमें कहाँ मिल रही है? ठेलों पे मिल रही है। राइट, बिल्कुल। जब आप हाँ। कभी बैरून मुल्क सफ़र करें तो आपको पता होता है कि हम हाइजीन के नाम पे कितने हाईजेक हो चुके हैं, हर चीज़ आपको बना के दे रहे होते हैं। हाँ और वहाँ के अब कोविड ने सबका पोल खोल दिया था, सही। कि कौन कितना सही है। सही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं कि सरवाइव कर गए। सही। तो आप अपनी ग़िज़ा को जो है ना सादा रखें। सही। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट है ना, हाँ। ये आपके लिए जहर कातिल। अच्छा सही। आप एक प्लस माइनस माइनस कर देते हैं। सही, बिल्कुल। पहले के ज़माने में होता था दाल चावल और ना अचार, ख़त्म, ऐसे ही था ना, सादगी थी, या लस्सी साथ रख लेते थे। अब बुफे सिस्टम हो गया, आपके घर में जो है ना कढ़ाई भी बननी चाहिए, सब्ज़ी भी बननी चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं। सही। फिर आपका मैदा जो आपका गट हेल्थ है वो सही नहीं होता। जब एब्जॉर्प्शन ही न्यूट्रिएंट्स की नहीं होंगी तो क्या डार्क सर्कल्स, क्या आपकी स्किन जाहिर है वो, हाँ, उस तरह से उसकी तो एब्जॉर्प्शन नहीं अपना होगी। लाइफस्टाइल सादा करें जो हाँ। हमारे मजहब में, हाँ। मजहब इस्लाम जो हमें सिखाता है ना सादगी, वो अपनी ग़िज़ा में भी अपनाएं, ताकि फिर बाद में ही ना बोलें कि मतलब खाने को कुछ है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अल्लाह का बहुत शुक्र है। करम अल्लाह का। सादा ग़िज़ा खाएं ताकि आप सेहतमंद हो। सही कह रहे हैं आप। बताएं डॉक्टर लुबना, मजीद आप इस हवाले से क्या ऐड ऑन कर सकती हैं? ये डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल डाइट पे ज़रा फोकस करें। हाँ। और सबसे बड़ी नींद भी अपनी पूरी करें। जब आपकी नींद पूरी होगी तो डार्क सर्कल उसकी वजह से भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। सही। हम लोग सोते ही नहीं हैं रात को, दिन में सो रहे होते हैं, ये चीज़ गलत है। क्योंकि रात को जो है आपको पता है एक मेलाटोन है वो रिलीज होता है, तो इस वजह से जो है उस वक्त हमें सोना, और उसका जो पीक टाइम है वो 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक उसका टाइम होता है रिलीजिंग का, जो कि उस वक्त वो रिलीज होता है और हम लोग सब लोग जाग रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये कॉम्प्लिकेशंस जो है उसी वक्त आ रही है। अच्छा, इंसोम्निक होना, फिर नींद ना आना, इसके भी कई जो है वो पॉइंटर्स होते हैं। उसमें एक चीज़ ये होती है कि जो लोग इंसोम्निक होते हैं उनमें भी खून की कमी होती है, इस वजह से भी उनको नींद नहीं आ रही होती है, या फिर इस जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, उस वजह से सडनली भी उनको कोई ऐसी बात पता चलती है जिससे उनकी नींद उड़ जाती है। नींद उड़ जाती है। हाँ। आप यकीन करें मेरी नींद उड़ती थी जब एग्जाम्स खत्म होते थे। अच्छा। पहले मैं गिनती थी कि आज पहला पेपर है, इतने दिन रह गए, और जब पेपर्स खत्म होते तो खुशी में नींद उड़ जाती थी। अच्छा। खुशी में भी नींद खुशी उड़ती में है, भी नींद आती है और नहीं और आती। कोई सडनली कोई आपको शॉक मिलता है ना, तो उससे भी आपकी नींद उड़ती है। नींद उड़ती है। सही। और देखिए नींद क्यों ज़रूरी है, इंसोम्निया क्यों ख़राब है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर होती है, हमारा जो ब्रेन है, हमारी बॉडी में कहीं कमी, कहीं कुछ है, हाँ। तो रिपेयरिंग चल रही होती है कुदरत की तरफ से। इसलिए कहते हैं पीसफुल नींद 7 से 8 घंटे की ज़रूरी है। सही। और नींद ना आना थायराइड की वजह भी से भी हो सकती है, सही। किसी बिल्कुल। बीमारी की वजह से भी हो सकती हाँ। है, इसीलिए दिल भी की कम बीमारी होगा की जब वजह दिल से की भी हो बीमारी सकती की है। वजह से भी हो सकती है। हाँ, CBC भी सही बात है। अगर हीमोग्लोबिन भी कम होगा H भी उससे, कम है। क्योंकि सही। ऑक्सीजन लेवल आपका वो हो रहा है कम, हाँ। सफोकेशन हो रही है,
जिसकी वजह से इन शॉर्ट ये कि अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखते हैं, और डाइट अच्छी रखना यानी सादा रखना, सादा रखना यानी अच्छी डाइट से मुराद ये कि आप अपनी डाइट जो है सादा रखते हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें, जो ट्रीटमेंट आपको अभी बताया गया है, अगर वो आप तमाम तर चीज़ें यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आपके डार्क सर्कल्स भी आपकी स्किन के साथ मर्ज हो जाएंगे। फिर कोई नहीं कह सकता आपको कि जी आपके डार्क सर्कल्स हैं। अच्छा जी, डॉक्टर बिल्किस और डॉक्टर लुबना हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया। आज का शो कैसा लगा, इसका फीडबैक जो है हमारी सोशल साइट पर देना नहीं भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।